देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और आज हम लोग में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमसे, आपसे और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक से जुड़ा हुआ है। मुद्दा जो आपसे सरोकार रखता है और आज इस मंच पे उस गंभीर समस्या की बात होगी और उस समस्या के कुछ ऐसे विक्टिम से, कुछ ऐसे पीड़ितों से आपको मिलवाएंगे ताकि आपको खुद पता चल सके कि सिर्फ ये हवाई वैज्ञानिकों की बातें नहीं है बल्कि हकीकत वाकई में ये खतरा जो है मुहाने पर आके खड़ा हो गया है। हम बात करेंगे प्रदूषण की। अब तक आप और हम कई बार सुनते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है पोल्यूशन के मामले में बहुत आगे निकल रहा है, जहरीली गैसें जो हैं तमाम मेट्रोज में बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली तो नंबर 1 के पायदान पर आकर खड़ी हो जाती है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको लगता होगा कि ठीक है हो रहा है, 100 साल बाद इसका असर होगा, ओजोन लेयर में जब दिक्कतें आएंगी तब की तब आएंगी। लेकिन आप गलत है, क्योंकि ये खतरा अब इस कदर बढ़ गया है कि हमारे आपके परिवार में लोगों की जान तक ले रहा है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बना रहा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में कुछ ऐसे ही मेहमान होंगे जिनके अपने परिवार के लोग इस प्रदूषण की जद में आकर मौत के मुंह में समा गए। सही सुन रहे हैं आप, डॉक्टर्स ने जब उनकी रिपोर्ट बनाई तो उसकी वजह बढ़ता हुआ प्रदूषण बताया और उसकी वजह से हुआ कैंसर बताया। तो अब खतरे की घड़ी किस कदर मुहाने पर आके खड़ी हो गई है, इस पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए ताकि आंकड़े जो डराने वाले आ रहे हैं वो आपको भी संजीदा कर सकें और कुछ जिम्मेदार बना सकें। हिंदुस्तान में दबे पांव एक खामोश मौत घूम रही है। धीरे धीरे एक जहर शरीर के अंदर जा रहा है। ये जहर न सिर्फ लोगों के शरीर को खोखला कर रहा है बल्कि उनकी जान भी ले रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ हो या पटना, ये सभी महानगर भयंकर प्रदूषण की चपेट में हैं। दिल्ली की आबोहवा में घुले जहरीले कण खतरनाक स्तर को पार कर गए हैं। वहीं यूपी में जल प्रदूषण लोगों को जानलेवा बीमारियां बांट रहा है। हरियाणा भी प्रदूषण से बचा नहीं है। भूमि से होने वाले प्रदूषण के कारण न जाने कितने लोग यहां अपनी जान गंवा चुके हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था ने सर्दियों में दिल्ली वालों का सावधान किया है। वजह है दिल्ली में रोजाना बढ़ता प्रदूषण का खतरनाक स्तर। संस्था सीएसई ने एयर पॉल्यूशन पर गहरी चिंता जताई है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीएसई ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो रहा है और इसके लिए दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रक सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। 50,000 ट्रक दिल्ली शहर में प्रतिदिन एंटर करते हैं और अगर आप एंट्री और एग्जिट लें तो 1 लाख से ज्यादा है प्रतिदिन। और जहां एमसीडी का डेटा दिखाता है कि 50,000 नहीं है, 30,000 है। तो पहले तो एक है कि हम ये भी नहीं जानते कितने ट्रक हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से रोज 80 लोग मर रहे हैं। प्रदूषण समय से पहले मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है। दिल्ली में सस्पेंडेड पार्टिकल माइक्रोन का लेवल 153 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा पहुंच गया है, जबकि WHO के मुताबिक इसका स्तर 10 माइक्रोग्राम घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहते थे कि दिल वालों की दिल्ली है, अभी भी दिल वालों की दिल्ली है, लेकिन वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब आप ये कहोगे कि प्रदूषण वालों की दिल्ली है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है चारों तरफ। हवा ही नहीं, प्रदूषित जल भी लोगों के शरीर में जहर घोल रहा है। कई नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचा। देश की 445 नदियों में से 275 नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी गंगा नदी में हर रोज 2 करोड़ 90 लाख लीटर से ज्यादा प्रदूषित कचरा गिर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में गंगा जल को जहर बताया है। दिल्ली को जलापूर्ति करने वाली यमुना नदी में भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की तुलना में ऑर्गेनिक प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जो लोगों के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। इसके अलावा खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक भूमि प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं और इस जमीन से उगाए गए फल सब्जियां लोगों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी बांट रही है। टीम न्यूज नेशन। दिक्कत हमारी आपकी ये है कि इस प्रदूषण नाम के जहर का ये जो स्लो पॉइजन है धीरे धीरे हमें मारता है। एकदम इमीडिएट असर हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम संजीदा भी नहीं होते हैं। हम सुनते हैं, दुख जाहिर करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, फिर खुद ही
इस प्रदूषण नाम के जहर को फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर भी आते हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारियों की तो बात करेंगे, लेकिन प्रशासन के सामने भी कुछ ऐसी केस स्टडीज, कुछ ऐसी सच्ची जो घटना है जिन्होंने वाकई में अपनों को खो दिया है प्रदूषण के दंश के चलते, उन लोगों से भी रूबरू करा रहे हैं ताकि वो भी इस मामले को लेकर संजीदा हों, इससे पहले बहुत देर हो जाए। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं अशोक कुमार जी हैं, वो सोडोपुर विलेज के हैं, ग्रेटर नोएडा से, और उनके घर के 6 सदस्य कैंसर की जद में आकर मौत के मुंह में समा गए और डॉक्टर ने जब इसके पीछे वजह बताई, जाहिर सी बात है एक ही परिवार के 6 लोगों को कैंसर होगा तो परिवार पूछेगा कि भाई मेरे ही घर में क्यों। तो डॉक्टर ने जब तमाम जांच पड़ताल की, रिपोर्ट निकाली, तो पता चला कि इनके घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो जहरीला हो चुका है और वही परिवार के लोगों की मौत की वजह बना, कैंसर की वजह बना। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर एसके चौबे जी हैं, पवन पांडे जी हैं, संजय कुमार सिंह जी हैं। ये तमाम लोग जो हैं एयर पोल्यूशन और तमाम चीजों के शिकार हो चुके हैं। साथ ही डॉक्टर श्यामली सिंह जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं बतौर एक्सपर्ट। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाली और खौफनाक कहानी अशोक जी आपके परिवार की है। हम सोचते हैं रोज के, जब कोई कहता है प्रदूषण हो रहा है, अपना पोल्यूशन चेक करा लो, या पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करो, हम सोचते हैं ठीक है कर लेते हैं, जब होगा तब की तब देखी जाएगी, तब तक कौन सा मैं जिंदा रहने वाली हूँ। पर आपके परिवार ने तो उसको इतना करीब से देखा है। जी बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ एक काफी बड़ी कंपनी है चावल की, नाले या नहर में उसका पानी नहीं छोड़ के उसे जमीन में उतार दिया जाता है। हमारे यहाँ काफी समस्या है पानी की, बहुत बड़ी। हमारे फादर हैं जो एस्पारो, हमारे भैया जी भी, हमारे बाबा जी भी हैं जो कैंसर की चपेट से मरे हैं। मगर हमारा गांव में काफी सहम हुआ, काफी डरा हुआ है। गांव में और परिवारों में भी कैंसर की बीमारी आ रही है जी, काफी परिवार है जहाँ हर 2 महीने में एक कैजुअलिटी हो जाती है, एक कैंसर से मृत्यु हो जाती है हर 2 महीने में। हर 2 महीने में ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश में आता है। आप देखिए कि एक मौत कैंसर से हो जाती है और वजह बन रहा है वहां की फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी। आप लोगों ने कभी प्रशासन को नहीं बोला कि भाई ये मौत के मुंह में क्यों हमें छोड़ रखा है, इस फैक्ट्री को कहीं और क्यों नहीं ले जाते हैं? काफी बोला मैम, काफी ऊंची आवाज भी उठाई, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आवाज को दाब देते हैं। अब किसान काफी छोटा इंसान होता है, कहाँ तक जाएगा मैम, ये बताइए। तो आपको डर नहीं लगता उस पानी को पीते हुए? आप क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे पता है कि मैं जहर पी रही हूँ। अब तो लोगों में थोड़ी समझदारी आई है। अभी यहाँ पर पानी प्लांट लगे हैं, 10 या 15 रुपए में मयूर जग पूरे दिन भर खरीद लेते हैं, उसे ही पीते हैं। नल जो हैंडपंप का पानी है उसे नहीं पीते मैम अब। यानी कि जमीन का पानी फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले रसायन से इस कदर जहरीला हो गया कि पूरे के पूरे गांव में कैंसर के मरीजों की बाढ़ सी आ गई और 2 महीने में एक शख्स की मौत हो जाती है कैंसर से, और अशोक के परिवार के 6 लोग इस जहरीले पानी का शिकार हुए हैं। तो शायद अब अगली बार जब आप प्रदूषण को बहुत हल्के में लेंगे तो जरा सोच कर देखिएगा कि कितना खतरनाक हो सकता है। जो आज अशोक के परिवार के साथ हो रहा है वो कल आपके मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्यामली सिंह जी हैं। डॉक्टर श्यामली जी, डॉक्टर अग्रवाल मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर श्यामली क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मैं उनसे जी बोलिए। मैं एक चीज को बोलना चाह रहा हूँ कि आईपीसी में 2 प्रोविजन है, 269 एंड 270। अच्छा। 269 और नोट 270 में 6 महीने और 2 साल की कैद है। अगर कोई भी आदमी इन्फेक्शन स्प्रेड करता है जिससे कि डेंजरस टू लाइफ है, जैसे अगर कहीं पर भी कोई सिस्टम है जहां गंदा पानी आदमी को जा रहा है, उससे कैंसर हो रहा है, और अगर उसकी कंप्लेन पुलिस में की जाए तो आईपीसी 270 में 2 साल की जेल है। तो ऐसा नहीं है, प्रावधान नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो इमीडिएटली जहां ये इतने सारे कैंसर्स हो रहे हैं और जहां से वो पानी का सोर्स है, उनके अगेंस्ट में पुलिस में कंप्लेन की जाए अंडर आईपीसी 270, इमीडिएटली वो जो उसका जो पानी है वो उनका फर्ज बनेगा, अदरवाइज सब जेल जाएंगे। चलिए अशोक जी, एक बेहतरीन जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है। जाहिर सी बात है मिलीभगत होती है प्रशासन की, वो कुछ नहीं करते, लेकिन आप कानून का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। आप गांव वाले मिलकर इन सेक्शन के तहत उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टर श्यामली, क्या एक प्रशासन इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता है? वो कुछ नहीं करना चाहता है? ये लोग, जाहिर सी बात है गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस तरह की अवेयरनेस भी नहीं होती है, जाएं तो जाएं कहां?
जी, मैं इस संदर्भ में यही बोलना चाहूंगी कि जहां तक प्रशासन कुछ नहीं करना चाहता है, वो बात यह है कि प्रशासन बहुत जगह पे आंख मूंद कर बैठ जाता है। इसीलिए जैसे अग्रवाल जी ने बोला कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमारे ये हक हैं, हम इनको ले सकते हैं इस तरह से। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक लैक्स एटीट्यूड आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिस वजह से कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको जिनको इतनी समझ नहीं है, जिनमें इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो वो उसका खामियाजा भुगतते हैं। लेकिन ऐसे में हम बहुत सारे एनजीओज को देखते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर तो बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, क्योंकि सुर्खियां उन बड़े नामों और बड़ी कंपनियों से मिलती हैं। लेकिन जब इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हमारे आसपास ही हो रही होती हैं, दिल्ली में ना जाने ऐसी कितनी एनजीओ रजिस्टर होंगी जो पर्यावरण के लिए काम कर रही होंगी, क्या उन्हें इस गांव की कहानी नहीं पता चली होगी? आपको लगता है वहां भी कुछ कमी रह जाती है? देखिए, मैं आपका ध्यान एक तरफ लाना चाहूंगी कि जैसा आपने बहुत लेवल्स पे प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एनजीओ सेक्टर है, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट वो भी अपना, जैसे आपने बोला, बड़े बिजनेस ग्रुप्स में सबका इंटरेस्ट होता है। तो जहां से उनका सोर्स है एक तरह से कमाई का जरिया, या कोई जो चीज ज्यादा बिक रही है, वो उसमें लोग ज्यादा वो न्यूज देखना चाहते हैं, वो खबर देखना चाहते हैं। एक अशोक जी का परिवार अगर प्रॉब्लम में है तो हम अधिकतर यही मान लेते हैं कि भाई ये तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनकी निजी समस्या है, वो अपने आप जूझ लेंगे। वो जब तक आपके अपने ऊपर नहीं पड़ती तब तक आप उस पर ध्यान चलिए, आप इसे निजी समस्या मत समझिए किसी की, कि जैसा आपने अपने जी मैं आपके पास आऊंगी श्यामली जी, लेकिन इसे आप एक निजी समस्या के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि ये समस्या आज अगर एक परिवार के साथ हो रही है तो आपका घर भी इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि हमने मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर्स के मामले भी सुने हैं, हमने जो तमाम फैक्ट्रीज जो होती हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रही होती हैं, उससे दिल्ली एनसीआर या बहुत सारे दूसरे इलाकों में जो समस्याएं आती हैं उनके उदाहरण भी सुने हैं। तो उसको लेकर पहले आपको भी अवेयर होने की जरूरत है। इसे एक आदमी का मामला मत समझिए, सबका मामला समझ के आवाज उठाइए, संजीदगी रखिए। आनंद पर्वत में रहते हैं आप चौबे साहब? जी। इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां तो भाई कानूनन हक है कंपनीज को अपनी इंडस्ट्री लगाने का। जी बिल्कुल। और वहां इंडस्ट्री चलती है तो वहां तो पोल्यूशन होगा, थोड़ा बहुत एरिया इसी तरह से चिन्हित किया जाता है। तो रिहाइश ज्यादा हो गई है, इलीगल हो गई है, या फिर कंपनीज जो है वो नियम नहीं मान रही हैं? एक्चुअली मैम, वहाँ की स्थिति ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया से सटा हुआ रिहायश एरिया है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया तो ऐसे नहीं बना सकते ना, रिहायशी एरिया अलग होगा, इंडस्ट्रियल एरिया अलग होगा। लेकिन आप ऐसे तमाम दिल्ली में देख रहे होंगे, तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो रिहायश के आसपास हैं। किसी इंडस्ट्रियल एरिया को अप्रूवल मिला है, नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उन्हीं कामों के लिए अप्रूवल मिलता है जो प्रदूषण ना फैलाते हो। अगर रिहायश के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया मैम, आपको ऐसे तमाम फैक्ट्रियां दिखाई जा सकती हैं जो कि बस्तियों के बीच में है, और वहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे निकल पेंट का हो गया काम, और जिंक का हो गया, और आपका गैल्वेनाइजिंग प्लांट हो गया। ऐसे में जब वहाँ से जो केमिकल उनका डिस्चार्ज होकर जब निकलता है, उसको ऐसे ओपन रोड पे फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और उससे निकलने वाले, उससे होने वाला प्रदूषण बच्चों में सफेदी। क्या आपके आसपास के कोई परिवार के या फिर अपने आसपास मोहल्ले के लोगों को इसका दिक्कत हुई? मैं खुद हूँ, सांस लेने मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी वाइफ को, बच्चों को। कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है? नहीं, पुराना पहले से भी यार, मैं तो यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी बीमारी थी, यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद, और ये अभी 2-3 साल में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन अब तो बहुत तेजी से। चलिए, मैं डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आमतौर पर रिहायशी इलाकों के आसपास उन्हीं इंडस्ट्रियल एरिया को परमिशन मिलती है जो नॉन हार्मफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोगों पर, वहां की कम्युनिटी पर कोई नुकसान ना पहुंचाए, प्रदूषण ज्यादा ना फैलाएं। तो ये बता रहे हैं कि वहां पेंट का काम होता है, गैल्वेनाइजेशन का काम होता है, निकल का काम होता है। क्या ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है वेस्ट? डेफिनेटली ये सब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हैं और हमारी बॉडी को नुकसान करेंगे। अगर मैं 5 एलिमेंट को लेके चलूं, एयर, स्पेस, फायर, वाटर, अर्थ। एयर के अंदर में मेरे को 80 का फार्मूला याद रखो कि मेरे को पार्टिकुलेट मैटर 80 से कम चाहिए। आप डीपीसीसी की वेबसाइट पे जाके वहां की लोकल एनजीओ बता सकती है कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल कितना है और आपको उसको अवॉइड करना है। पानी के अंदर में आपको सिंपल बॉयल वाटर से डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज नहीं जाएंगी, तो आप आरओ का पानी का इंतजाम करिए, चाहे कम्युनिटी वहां पे आरओ प्लांट लगाइए, चाहे वहां का एमएलए लगाए, काउंसलर लगाए,
आप पानी, सिंपल पानी वहां का अगर पिएंगे, नीचे का ग्राउंड वाटर, तो वो आपको कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। जी। सिमिलरली जो वहां पे वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं, यू हैव टू सी कि उस एरिया की वेजिटेबल्स जो ग्रो हो रही है वो मत खाएं, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल्स आपको ज्यादा होगा उसके साथ में जो है। तो ये और नॉइस पोल्यूशन आपको 80 से कम रखना है। आजकल हर इंटरनेट फोन पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, आपको ऐप अवेलेबल है जो आपको उस एरिया का नॉइस पोल्यूशन बता देगा। तो आज की डेट में पैरामीटर्स अवेलेबल है, तो लोकल एनजीओस को वहां पे लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमारे को यहाँ पे पोल्यूशन लेवल नहीं रखना। या तो आप उस एरिया में रहो नहीं, अगर रहो तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। नॉइस पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जी, फूड तो बड़ा सिंपल है, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। जी, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी कि आपने बहुत छोटी छोटी उपाय बताए हैं जिनको अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएंगे, जाहिर सी बात है प्रशासन के सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती और प्रशासन को लेकर कई सवाल हैं। भ्रष्टाचार भी जिसमें से प्रमुख है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी भी प्रमुख है, लेकिन जिंदगी आपकी और हमारी है, इसको भी देखना होगा। यहाँ आप भी आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया से आते हैं, शोर भी बहुत होता है वहाँ? जी, शोर भी होता है, इंडस्ट्रियल एरिया से सटा हुआ है मैडम, कॉलोनी है, प्रेमा कॉलोनी। जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विधायक ने कई आरोप प्लांट लगवाए कम्युनिटी में या कुछ इस तरह का कुछ काम किया? विधायक पार्षद ने कोई आरोप प्लांट नहीं लगाया हुआ है, अपने पैसे से लोग खरीद के पी लेते हैं, बहुत गरीब भी ऐसे हैं जो नहीं पी पाते हैं। और मेरे को तो मैडम 2 साल से मतलब ये सांस लेने की दिक्कत हुई कि मैं तो काफी सालों से रहता हूँ। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर के पास जब मैं गया चेकअप करवाने के लिए, पहले तो मेरे को पता नहीं था, बोला उन्होंने अस्थमा आपको जो है वायुमंडल में दूषित की वजह से, हवा की वजह से है, थोड़ा सा आप सावधानी रखिए और धुआं धक्कड़ से बचिए, इस तरीके की मतलब चीजें डॉक्टर बताते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि दिल्ली में एलर्जी और अस्थमा के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और दिल्ली की हालत ये है कि तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज ने जब यहाँ की हवा को चेक किया है तो जो खतरनाक जहरीली गैसें होती हैं वो जो नॉर्मल, जो परमिसेबल लिमिट है उससे कई गुना ज्यादा जहरीली हो चुके हैं। कम से कम अगर हम दिल्ली की बात करें और दूसरे मेट्रोज का भी कमोबेश यही हाल है। संजय सिंह जी, अगर आपसे बात करें, प्रदूषण ने आपकी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचाया है? हम तो जाते हैं मार्केट में तो उसे हवा मास्क लगा के? हाँ, मास्क लगा के जाते हैं, हमको एलर्जी है। अच्छा। थोड़ा सा हमको हवा मिल जाएगा तो उससे हमको एलर्जी, खांसी हो जाता है। और 3-4 साल से प्रॉब्लम हम दिखाते हैं तो बोलते हैं कि आपका एलर्जी है। बहुत दवाई आदमी बड़े शहरों की तरफ आता है सिर्फ इसलिए कि कुछ रोटी पैसा कमा सके और अपना अच्छा जिंदगी बता सके, लेकिन जब सेहत ही नहीं होगी तो पैसे का क्या करेगा? आपका लगता है कि चलो वापस चलें अब यहाँ से? लेकिन क्या करें, यहाँ तो रोजी रोटी यही है ना, घर जाए क्या करेंगे। प्रशासन कुछ मदद करता है आपकी? पांडे जी, अशोक जी? प्रशासन ने अभी कोई मदद नहीं करी। एक छोटी सी बात को लेकर बहुत अफसोस होता है। एक 6 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, क्या वो स्मोकिंग या ड्रिंक करता? नहीं मैम, किससे हुआ? पानी की ही प्रॉब्लम से उसे कैंसर हुआ। उसे मैंने ब्लड डोनेट करा मेडिकल हॉस्पिटल में, मुझे काफी अफसोस हुआ। मैंने सोचा, मैंने ठाना, हाँ इस लड़ाई को मैं ही लड़ूंगा, इस आवाज में बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। कुछ मदद हुई, कुछ हुआ अभी तक? कुछ फैक्ट्री बंद या फैक्ट्री को कुछ गाइडलाइंस कुछ नहीं हुआ मैम, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है अभी। चलिए डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे एक सभी दर्शकों के लिए एक मदद चाहूंगी कि ठीक है प्रशासन की अपनी लड़ाई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम्प्लीटली कॉल ऑफ नहीं कर सकते हैं, हमारी नीतियों में भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन बतौर डॉक्टर एयर, वाटर और नॉइस पोल्यूशन से लड़ने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? क्योंकि हमारी जिंदगी है, पहल हमें ही करनी होगी। सबसे पहले हमारे को फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 एंड 21 कि हेल्थ मेरा फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले लड़ने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे लड़ना है, मुझे हेल्दी रहना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आप अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर कहीं पे केस भी फाइल करना है तो केस करेंगे और आपके लिए लड़ा जाएगा, ताकि हम चाहते हैं कम्युनिटी में हर एक को पॉल्यूशन फ्री उसको एटमॉस्फेयर मिल सके। जहां तक पर्सनल प्रिकॉशंस का सवाल है, पानी के अंदर में सिंपल बॉइलिंग से आपको डिजॉल्व इम्प्योरिटीज नहीं जाएंगी। आपको कोई ना कोई फिल्ट्रेशन मेथड लगाना होगा, आरओ फिल्ट्रेशन हो या कोई भी फिल्ट्रेशन मेथड हो, आप वो लगाइए। और पीने के पानी के लिए, कपड़े धोने का पानी आप जो मर्जी इस्तेमाल करिए, नहाने का कोई मर्जी इस्तेमाल करिए। एक ओरल वॉश करने के लिए और पीने का पानी आपका जो है वो फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए। उसके अलावा खाने के अंदर में आपने हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट, ये आपने प्रिकॉशंस लेनी है। एयर पॉल्यूशन के अंदर में आपने देखना है कि आपको अगर एयर पॉल्यूशन परसिस्टेंटली उस एरिया में रहेगा,
अगर आप किसी भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं और बात नहीं कर पा रहे तो नॉइस पोल्यूशन है, और अगर आपको लग रहा है कि पूरे ढंग से सांस नहीं ले पा रहे तो कहीं ना कहीं पे आपकी एयर पॉल्यूटेड है। उसको आपने या तो उस टाइम पे आप मत जाइए, अदरवाइज आपको अपने लड़ाई लड़नी होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहां पे ये कारण हो रहा है। एक घर में अगर इतने सारे कैंसर है तो कहीं ना कहीं पे आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। आप वेट किस चीज का कर रहे हो? आप चाहते हो 3-4 लोग और मरे? नहीं, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि किस कारण से हो रहा है, उसका कारण ढूंढिए, उसकी जांच करिए और उसको रोकिए। उसके लिए चाहे पुलिस में जाना पड़े, लड़ना पड़े, ये मेरा फंडामेंटल राइट है जी। यहाँ पर डॉक्टर श्यामली जी पर्यावरणविद हैं आप, एक आम आदमी क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है? क्योंकि प्रशासन को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, वो जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप क्या टिप्स देंगी? हाँ, पहली बात तो मैं डॉक्टर अग्रवाल की जो उन्होंने समझाया बताया उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि एक आम आदमी अपनी तरफ से ये पहल कर सकता है कि आजकल बहुत सारे इंडोर एयर प्लांट्स हैं जो कि हम अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत कॉस्टली नहीं है, वो कोई बहुत महंगा उपचार नहीं है, जिससे कि हमारी जो एम्बिएंट एयर है, जो एकदम एयर को हम ब्रीथ करते हैं, वो जो है हमारी कुछ बहुत हद तक साफ हो जाएगी। दूसरे जो छोटे छोटे और उपाय हम कर सकते हैं, एक तो हम सुबह उठकर स्वच्छ हवा में, जबकि जो एयर की पोल्यूशन लेवल सबसे कम होता है, उस समय हम अपने घूमने जरूर जाएं। इससे क्या होगा, हमारी लंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी और जितने भी आपके अस्थमा और ऐसे रिलेटेड एयर रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेज हैं, उनका हम इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे उनके अगेंस्ट। दूसरी बात, जब हम बाहर जाएं और अगर हमें पता है, बहुत सारी ऐप्स हैं आजकल, जैसा पहले भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, सफर की एक ऐप है जिससे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं उसमें कितना एयर पोल्यूशन का लेवल है, और वो इंडेक्सिंग कर देते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से वो दे देते हैं, जो कि एक आम आदमी को भी समझना बहुत आसान होता है। तो आप उस एरिया में अगर जा रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस लेके जाएं, जैसे आप मास्क पहन सकते हैं, आप उस मास्क को गीला कर सकते हैं, सो दैट जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करना चाहूंगी। अभी तक तो हम सिर्फ पीएम जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की, उससे लड़ना एक आम आदमी के लिए छोटे छोटे तरीके हैं, और पौधा अगर अपने घर में रख सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स जो एयर प्यूरिफाई करते हैं, इंडोर प्लांट्स, वो रखिए। छोटे छोटे कदम आप ले सकते हैं, लेकिन बड़े कदम जाहिर सी बात है प्रशासन को ही लेने होंगे। लेकिन एक और पोल्यूशन है जो है नॉइज पोल्यूशन, जिसमें प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। आप इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से तो बहुत परेशान हैं, दिक्कत है, लेकिन अगर मैं आपके आसपास आपके जानने वाले लोगों की बात करूं, हम लोग बहुत आदत होती है हॉर्न बजाते रहने की, शादी ब्याह है या घर में जागरण है तो लाउड स्पीकर ऊंचा बजाने की, तब हम भूल जाते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है मैम। आप भी करते हैं? सच बताइएगा। नहीं, वास्तविकता में बताऊं, नहीं, मेरे घर में भी अगर कोई फंक्शन होगा तो मेरे को भी लगेगा कि चलो करने दो, एक ही बार तो हो रहा है, लेकिन ऐसे एक एक बार करके सबका होने लगता है तो रोज तमाशा ही होता है। नहीं, मैं बताऊं कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस चीज को पसंद नहीं करते, लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बोलते नहीं ऐसा होना चाहिए। अब आदमी अपने इज्जत को और वो सब देखते हुए बोलता है भैया कोई विवाद ना हो, चलने दो, और उससे जो लोग जो है कि इफेक्टेड होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं। हम तो अपने एंजॉय के लिए या फिर अपने सम्मान को बचाने के लिए, चलिए, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, चाहे वो हवा में फैला हुआ प्रदूषण हो, या फिर वो नॉइस पोल्यूशन हो, या फिर वाटर पोल्यूशन हो। प्रशासन से लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, पहली जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, डॉक्टर अग्रवाल, और आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्यामली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग में आज के लिए बस इतना है।